सर्द मौसम था, हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंड। शुक्र था ऑफिस का काम कल ही निबट गया था। दिल्ली से उस का मसूरी आना सार्थक हो गया था। बॉस निश्चित ही उससे खुश हो जाएंगे। श्रीनिवास खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था। माता पिता की वह इकलौती संतान थी। उसके अलावा 2 छोटी बहनें थीं। पिता नौकरी से रिटायर्ड थे। बेटा होने के नाते घर की जिम्मेदारी उसे ही निभानी थी। वह बचपन से ही महत्वाकांक्षी रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में उसे जॉब पढ़ाई खत्म करते ही मिल गई थी। आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक तो वह था ही, बोलने में भी उसका जवाब नहीं था। लोग जल्दी ही उससे प्रभावित हो जाते थे। कई लड़कियों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अभी वह इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। श्रीनिवास ने सोचा था मसूरी में उसे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 1 दिन में ही काम निबट गया। क्यों न कल मसूरी घूमा जाए। श्रीनिवास मजे से गरम कंबल में सो गया। अगले दिन वह मसूरी के माल रोड पर खड़ा था, लेकिन पता चला आज वहां टैक्सी व बसों की हड़ताल है। ऑफ इस हड़ताल को भी आज ही होना था। श्रीनिवास अभी सोच में पड़ा ही था कि एक टैक्सी वाला उसके पास आ कानों में फुसफुसाया, साहब कहाँ जाना है। अरे भाई, मसूरी घूमना था, लेकिन इस हड़ताल को भी आज होना था। कोई दिक्कत नहीं साहब, अपनी टैक्सी है ना। इस हड़ताल के चक्कर में अपनी वॉट लग जाती है। सर जी, हम आपको घुमाने ले चलते हैं, लेकिन आपको एक मैडम के साथ टैक्सी शेयर करनी होगी। वे भी मसूरी घूमना चाहती हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ड्राइवर बोला। कोई चारा भी तो नहीं। चलो, कहाँ है टैक्सी? ड्राइवर ने दूर खड़ी टैक्सी के पास खड़ी लड़की की ओर इशारा किया। श्रीनिवास ड्राइवर के साथ चल पड़ा। हेलो, मैं श्रीनिवास, दिल्ली से। हेलो, मैं मनामी, लखनऊ से। मैडम, आज मसूरी में हम 2 अनजानों को टैक्सी शेयर करना है। आप कंफर्टेबल तो रहेंगी ना? थोड़ा अनकंफर्टेबल लग तो रहा है, पर इट्स ओके। इतने छोटे से परिचय के साथ गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने बताया। सर, मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर टिहरी जाने वाली रोड पर शांत और खूबसूरत जगह धनौल्टी है। आज सुबह से ही वहां बर्फबारी हो रही है। क्या आप लोग वहां जाकर बर्फ का मजा लेना चाहेंगे? मैंने एक प्रश्नवाचक निगाह मनामी पर डाली तो उसकी भी निगाह मेरी तरफ ही थी। दोनों की मौन स्वीकृति से ही मैं ने ड्राइवर को धनौल्टी चलने को हाँ कह दिया। गूगल से ही थोड़ा बहुत मसूरी और धनौल्टी के बारे में जाना था। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने का पहली बार मौका मिला है। मन बहुत ही कुतूहल से भरा था। खूबसूरत कटावदार पहाड़ी रास्ते पर हमारी टैक्सी दौड़ रही थी। एक एक पहाड़ की चढ़ाई वाला रास्ता बहुत ही रोमांचकारी लग रहा था। बगल में बैठी मनामी को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मन हो रहा था कि पूछूं कि यहाँ किस सिलसिले में आए हो, अकेली क्यों हो, लेकिन किसी अनजान लड़की से एकदम से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मनामी की गहरी बड़ी बड़ी आंखें उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। न चाहते हुए भी मेरी नज़रें बार बार उसकी तरफ उठ जातीं। मैं और मनामी बीच बीच में थोड़ा बातें करते हुए मसूरी के अनुपम सौंदर्य को निहार रहे थे। हमारी गाड़ी कब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंच गई, पता ही नहीं चल रहा था। कभी भी जब गाड़ी को हल्का सा ब्रेक लगता और हम लोगों की नज़रें खिड़की से नीचे जाती तो गहरी खाई देखकर दोनों की सांसें थम जातीं। लगता कि जरा सी चूक हुई तो बस काम तमाम हो जाएगा। जिंदगी में आदमी भले कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, पर नीचे देखकर गिरने का जो डर होता है, उसका पहली बार एहसास हो रहा था। अरे भाई ड्राइवर साहब, धीरे, जरा संभल कर, मनामी मौन तोड़ते हुए बोली। मैडम, आप परेशान मत होइए, गाड़ी पर पूरा कंट्रोल है मेरा। अच्छा सर जी, यहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकता हूँ। यहाँ से चारों तरफ का काफ़ी सुंदर दृश्य दिखता है। बचपन में पढ़ते थे कि मसूरी पहाड़ों की रानी कहलाती है। आज वास्तविकता देखने का मौका मिला। गाड़ी से बाहर निकलते ही हाड़ कंपा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। चारों तरफ से धुएं जैसे उड़ते हुए कोहरे को देखने से लग रहा था मानो हम बादलों के बीच खड़े होकर आंख में चौली खेल रहे हों। दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सोचने लगे कहाँ थे हम और कहाँ पहुँच गए। अभी तक शांत सी रहने वाली मनामी धीरे से बोल उठी, इस ठंड में यदि एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। चलिए, पास में ही एक चाय का स्टॉल दिख रहा है, वहीं चाय पी जाए। मैं मनामी से बोला। हाथ में गरम दस्ताने पहनने के बावजूद चाय के प्याले की थोड़ी सी गर्माहट भी काफ़ी सुकून दे रही थी। मसूरी के अप्रतिम सौंदर्य को अपने अपने कैमरों में कैद करते हुए जैसे ही हमारी गाड़ी धनौल्टी के नज़दीक पहुंचने लगी, वैसे ही हमारी बर्फबारी देखने की आकुलता बढ़ने लगी। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखने लगे थे जो बर्फ से
आच्छादित थे। पहाड़ों पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने सफ़ेद चादर ओढ़ा दी हो। पहाड़ एकदम सफ़ेद लग रहे थे। पहाड़ों की ढलान पर काफ़ी फिसलन होने लगी थी। बर्फ गिरने की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा मानो सारे पहाड़ों को प्रकृति ने सफ़ेद रंग से रंग दिया हो। देवदार के वृक्षों के ऊपर बर्फ जमी पड़ी थी, जो मोतियों की तरह अप्रतिम आभा बिखेर रही थी। नहीं लग रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसमें इतना घबराने या सोचने की क्या बात है। जॉब पसंद नहीं आ रही तो मत करो। तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो जॉब दूसरी जगह मिल ही जाएगी। वैसे मेरी कंपनी में अभी न्यू वैकेंसी निकली है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोशिश करूं। सच, मैं अपना सीवी तुम्हें मेल कर दूंगी। शायद वक्त ने हमें मिलाया इसलिए हो कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। श्रीनिवास के मुंह से अचानक निकल गया। मनामी ने एक नज़र श्रीकांत की तरफ फेरी, फिर मुस्कुरा कर निगाहें झुका लीं। श्रीनिवास का मन हुआ कि ठंड से कंपकंपाते हुए मनामी के हाथों को अपने हाथों में ले लेकिन मनामी कुछ गलत न समझ ले, ये सोच रुक गया। फिर कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सर्द भरी रात, बाहर गेस्ट हाउस की छत पर गिरते बर्फ से टपकते पानी की आवाज़ अभी भी आ रही है। मनामी ठंड से सिहर रही थी कि तभी कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए श्रीनिवास ने कहा, ये लीजिए, थोड़ी गर्म व कड़क कॉफ़ी। तभी दोनों के हाथों का पहला हल्का सा स्पर्श हुआ तो पूरा शरीर सिहर उठा। एक बार फिर दोनों की नज़रें टकरा गईं। पूरे सफ़र के बाद अभी पहली बार पूरी तरह से मनामी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। कब मैंने मनामी के होठों पर चुंबन रख दिया पता ही नहीं चला। फिर मौन स्वीकृति से थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे की आगोश में समा गए। सांसों की गर्माहट से बाहर की ठंड से राहत महसूस होने लगी। इस बीच मैं और मनामी एक दूसरे को पूरी तरह कब समर्पित हो गए पता ही नहीं चला। शरीर कंपकपाहट अब कम हो चुकी थी। दोनों के शरीर थक चुके थे पर गर्माहट बरकरार थी। रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जब बाहर पेड़ों पत्तों पर जमी बर्फ छन छन कर गिरने लगी तो ऐसा लगा मानो पूरे जंगल में किसी ने तराना छेड़ दिया हो। इसी तराने की हल्की आवाज़ से दोनों जागे तो मन में एक अतिरिक्त आनंद और शरीर में नई ऊर्जा आ चुकी थी। मन में न कोई अपराध बोध, न कुछ जानने की चाह, बस एक मौन के साथ फिर मैं और मनामी साथ साथ